स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए हर्षिल मखुआ क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। ये दौरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे उत्तराखंड के 4 धाम में शीतकालीन यात्रा बढ़ेगी और यहाँ के पर्यटन और तीर्थाटन को नए पंख लगेंगे। भागीरथी नदी के तट पर बसा हर्षिल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो मखुआ धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां शीतकाल में मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से विराजमान होती है। पीएम ने खुद अपने उत्तराखंड दौरे की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। पीएम ने लिखा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देवभूमि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इससे जहां धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं होम स्टे सहित कई स्थानीय व्यवसायों को भी फलने फूलने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अपने दूसरे पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मखुआ में पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल के दर्शन को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूं। ये पावन स्थल अपने आध्यात्मिक महात्म्य और अद्भुत सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, ये विरासत भी और विकास भी के हमारे संकल्प का एक अनुपम उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में पर्यटन को सशक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे मखुआ में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजन अर्चन करेंगे। सुबह करीब 10:40 पर एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। वे हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। हजारों श्रद्धालु पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था, होम स्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा के शीतकालीन प्रवास, मखुआ और हर्षिल के प्रस्तावित दौरे से भागीरथी घाटी के दर्जनों गांव के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में बद्री केदारनाथ धाम की तर्ज पर गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ धाम के विस्तारीकरण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की सौगात की संभावना है। साथ ही क्षेत्र में जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए पीएम से काफी उम्मीदें हैं, जिससे यहां के तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर हर्षिल के स्थानीय ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और होम स्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिलवासा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दादर नागर हवेली और दमन दीव में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पाकिस्तान की आईएसआई से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉडल के सक्रिय आतंकवादी लाजर मसीह को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल की जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है। यूपी एसटीएफ ने आतंकवादी से कुछ विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद करने में सफलता पाई है। इसके अलावा उसके पास से एक सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। यह आतंकवादी 24 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसानों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के चंडीगढ़ कूच करने के प्रयास को विफल कर दिया। किसानों ने जब चंडीगढ़ जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। इसके बाद गुस्साए किसान चंडीगढ़ के रास्ते पर बैठ गए और वहीं धरना शुरू कर दिया। दरअसल बीते सोमवार को सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक के दौरान तीखी बहस हुई और भगवंत गुस्से में बैठक छोड़कर चले गए, जिस पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताई। पंजाब पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर अवरोधक लगा दिए हैं।
गहन जांच के कारण सीमा चौकियों पर मोहाली से चंडीगढ़ तक यातायात बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को असुविधा हुई। सियासी दलों ने इस मामले में मान सरकार पर हमला बोला है। किसान संगठनों का समूह एसकेएम एमएसपी की कानूनी गारंटी, राज्य की कृषि नीति को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर 6 फसलों की खरीद की मांग कर रहा है। यूपी के संभल में होली और रमजान के त्योहार के मद्देनजर डीआईजी, डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ गश्त की। डीआईजी ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने थाना प्रभारी को हिदायत देते हुए कहा कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल फिर विवादों में है। इस बार कारण है उनके विपश्यना। बीजेपी समेत पूरी दिल्ली सरकार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए होशियारपुर गए हैं, लेकिन उनके काफिले का नजारा देखने वाला है। तेलंगाना में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली है। तेलंगाना के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 अप्रैल 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अंतिम अवसर दिया है। साथ ही अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि राहुल गांधी 14 अप्रैल को न्यायालय में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वकील नृपेंद्र पांडे ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। नृपेंद्र पांडे का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दक्षिण भारतीय राज्यों की विशेषता वाले विविधता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। दक्षिण के कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और कई गणमान्य भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ संवेशिता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये महोत्सव 9 मार्च तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस वर्ष का आयोजन दक्षिण भारत पर केंद्रित है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 12वें रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक का समापन जयपुर डिक्लेरेशन की घोषणा के साथ हुआ। जयपुर डिक्लेरेशन अगले 10 साल यानी 2025 से 2034 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की रूपरेखा रखेगा। फोरम के पहले दिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में CITIIS 2.0 की साइनिंग सेरेमनी हुई। इसमें 1800 करोड़ रुपए की लागत से 18 शहरों को सुपर क्लीन सिटी बनाने की घोषणा की गई। फोरम के दूसरे दिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत में 2050 तक सर्कुलर इकोनॉमी से 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन इंडस्ट्री और रिसाइकलिंग सेक्टर में रोजगार के अच्छे अवसर बन रहे हैं। फोरम के समापन सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, राजस्थान के UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत ने दूसरी बार इस फोरम की मेजबानी की है। इससे पहले 2018 में इंदौर में इसका आयोजन किया गया था, जबकि 2023 का संस्करण कंबोडिया में हुआ था। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में होगी। 21 से 23 मार्च तक चलने वाली इस बैठक के दौरान संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। इस 3 दिवसीय बैठक में पिछले वर्ष के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। हर वर्ष बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इस वर्ष की बैठक पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के दौरे के दौरान लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर बात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही कश्मीर का पूरा मसला हल हो जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर में हमने इसके ज्यादातर मुद्दों को हल करने के लिए अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था। विदेश मंत्री ने आगे कहा, फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा और चुनाव कराना जिसमें बहुत अधिक मतदान हुआ तीसरा कदम था।
भारत के साथ चीन के रिश्ते और बॉर्डर को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर दोनों देशों की सीमा स्थिर है तो यह अनिवार्य रूप से हमारे संबंधों के विकास और दिशा को प्रभावित करेगा। प्लैटिनम की आड़ में हो रहे गोल्ड इंपोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। बुधवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक 99% से कम प्योरिटी वाले प्लैटिनम अलॉय के आयात के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से मंजूरी लेनी होगी। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि टेक्नोलॉजी हमारी विकास दर को 2 से 3% तक बढ़ा सकती है और हमें स्किल बढ़ाने के लिए अधिक निवेश करना होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को उद्यमी बनाने के लिए सीएम युवा योजना के तहत 125 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। सरकार ने अजय भादु को सरकार ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वो वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ ये भूमिका भी निभाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल का शुभारंभ करेंगी। सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच लोग हैं। टेस्ला ने मुंबई और पुणे में हायरिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने कई वैकेंसी निकाली हैं। पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। अंबुजा सीमेंट बिरला ग्रुप की ओरिएंट सीमेंट में 72.8% स्टेक खरीदेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि भारत में पिछले 6 वर्षों में महिला बेरोजगारी दर तेजी से घटकर मात्र 3.2% रह गई है। देश में कैप्टिव और कमर्शियल खदानों से कोयला उत्पादन में सालाना आधार पर 32.5% की बढ़त हुई है। अदानी फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले गुजरात के कच्छ के मुंद्रा में एक इवेंट में 1000 से ज्यादा लखपति दीदियों को सम्मानित किया। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि उनकी कंपनी का लक्ष्य मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए लगातार नई सीमाएं तय करना है। फरवरी 2025 में यूपीआई के जरिए 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के सर्विसेज सेक्टर की फरवरी में वृद्धि दर मजबूत रही है। इसका परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 59 हो गया है, जो कि पिछले महीने 56.5 था। सर्वे के मुताबिक विकास की तेज गति के कारण रोजगार सृजन की सबसे अधिक गति से बढ़ा है। कैरेज रेटिंग्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंडिविजुअल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट वित्त वर्ष 25-30 के बीच 15 से 16% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 77 से 81 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सराहना की है। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा एक सकारात्मक कदम है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ज़ेलेंस्की ने उन्हें एक पत्र भेजा है जिसमें यूक्रेन के शांति समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई है। आयोवा में भारी बर्फबारी के कारण वाहन फंस गए। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भयंकर बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण स्थिति खराब हो गई है। यूक्रेन के मध्य शहर क्रीवी रीह में एक होटल पर रूसी मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। एथेंस में ग्रीक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जो 2023 में होने वाली ट्रेन दुर्घटना का विरोध कर रहे थे, जिसमें 57 लोग मारे गए थे।
उत्तरी मैक्सिकन राज्य न्यूएवा लियोन के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य में मंगलवार को आग लगने की 239 घटनाएं दर्ज की गई। गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में अरब नेताओं ने $53 अरब का बड़ा प्लान बनाया है। रूस ने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच भविष्य की बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा शामिल होगी। यह विषय पिछले महीने अमेरिका रूस वार्ता के शुरुआती दौर में भी उठाया गया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में आतंकवादियों ने एक सैन्य छावनी पर हमला कर दिया। इसमें कम से कम 5 सैनिक और 13 नागरिक मारे गए। जर्मनी ने रवांडा को दी जाने वाली नई विकास सहायता रोक दी और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में संघर्ष में रवांडा की भूमिका को देखते हुए वो अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं की भी समीक्षा कर रहा है। दक्षिण सूडान के सैनिकों ने बुधवार को राजधानी में उपराष्ट्रपति रिक माचर के घर को घेर लिया और उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाली दोनों टीमें अब तय हो चुकी हैं। भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के लिए 9 मार्च को दुबई के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ये 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से मात दी और फाइनल में प्रवेश कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने 363 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 312 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड के 363 रनों के टारगेट के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने 67 गेंद पर शानदार 100 रन बनाए। सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने शतक जमाए। इस हार के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी से दक्षिण अफ्रीका का सफर खत्म हो गया। भारत के हाथों चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि स्टीव स्मिथ टेस्ट और T20 फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे। हरियाणा हंटर्स और राजस्थान रेंजर्स के बीच मुकाबले के साथ इंटरटेनर्स क्रिकेट लीग का आगाज हो चुका है। 16 मार्च तक चलने वाले इंटरटेनर्स क्रिकेट लीग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब क्रिकेट के मैदान पर ट्रॉफी के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। इंटरटेनर्स क्रिकेट लीग मुकाबलों का सीधा प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर किया जाएगा। त्रिकोणीय बधिर T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 37 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय बधिर टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 157 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 120 रन ही बना सकी और 37 रन से मैच हार गई। 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लेने वाले भारतीय कप्तान वीरेंद्र सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हैदराबाद FC गुरुवार को शाम 7:30 बजे इंडियन सुपर लीग मुकाबले में पंजाब FC की मेजबानी करेगी। ये दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो चुकी है और वे अपने अभियान का सम्मानजनक समापन करना चाहेंगी। पंजाब FC 22 मैचों में 7 जीत 3 ड्रॉ और 12 हार से 24 अंक लेकर तालिका में 10वें स्थान पर है और ISL में हैदराबाद FC पर लीग डबल पूरा करना चाहेगी। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 7 मार्च को OTT पर हिंदी में होगी स्ट्रीम। खाकी द बंगाल चैप्टर 20 मार्च को OTT पर स्ट्रीम होगी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की रोमांटिक ड्रामा नमस्ते लंदन 14 मार्च को होगी री रिलीज। राजकुमार राव और कृतिक हरबंदा की फिल्म शादी में जरूर आना 7 मार्च को सिनेमाघरों में होगी री रिलीज। सैफ और जयदेव की फिल्म ज्वेल थीफ द हिस्ट बिगिंस 27 मार्च को OTT पर स्ट्रीम होगी। फिल्म तुमको मेरी कसम 21 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सलमान खान की फिल्म सिकंदर ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जॉन अब्राहम की राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म द डिप्लोमैट 7 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। धनुष की आगामी निर्देशित और अभिनीत फिल्म इडली कढ़ाई अब 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।